एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो हिंदी की पैसेज जो है, जैसा नया पैटर्न आ रहा है ऑनलाइन एग्जाम में कि पैसेज के नीचे क्वेश्चन लिखा रह रहा है, उसी तरीके से मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी। ट्रिक मैं आपको बताऊंगी, इसको आपको फॉलो करना है। आपके पूरे क्वेश्चन सही होंगे कम समय में, गारंटी है, अगर जिसने भी इस चीज़ को फॉलो किया है। बहुत से लोग डर रहे हैं कि अब तो पैसेज बहुत दिक्कत हो रही है, चेंज हो चुका है, क्योंकि पहले इधर आपको ये पूरा पैसेज लिखा रहता था, इधर आपका क्वेश्चन रहता था। बट कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैंने खुद ने ऐसे ही पैसेज को सॉल्व किया है। देखिए ऐसा पैटर्न आ रहा है, आप देख रहे होंगे, ये पूरा आपका यहाँ पे पैसेज रहेगा और नीचे आपको ऐसे स्क्रॉल करना होगा और यहाँ पर आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं आपको बताती जाऊँगी, एक बार में ही पढ़ के आपका हो जाएगा। और साथ में मैं आपको कंफर्मेशन के लिए बार बार अंडरलाइन करके भी दिखा दूंगी। देखो यहाँ से क्वेश्चन हमारा मिला है। चलो स्टार्ट करते हैं। और आप सभी के लिए एक छोटी सी मेहनत है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। बस इसी से मुझे अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है और मैं और भी ज़्यादा आपके लिए अच्छा कंटेंट लेकर आऊँगी। तो जितने लोग देख रहे हैं प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगली क्लास मिल जाए। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है ना, ऐसा पैसेज खुल के आ जाएगा आपके सामने एग्जाम में। ओके, तो आपको तुरंत स्क्रॉल करना होगा, क्योंकि तभी आप क्वेश्चन देख पाएंगे। फिर आपको यहाँ पे क्वेश्चंस को पढ़ना है। क्वेश्चंस को बस एक क्वेश्चन पढ़ना, क्योंकि एक पैसेज के नीचे एक ही क्वेश्चन लिखा होता है, समय भी बचाना है। तो क्वेश्चन को पढ़ लेना कि गद्यांश के अनुसार कुपोषण का मुख्य कारण क्या है। बहुत से लोग क्या करेंगे ना, पहले ही वो पैसेज ही पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। ये गलती मत करना, पैसेज पढ़ने लगोगे ना समझ में ही नहीं आएगा कि पूछा क्या है। इसीलिए क्वेश्चंस को पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है। अब आपको यहाँ पर पढ़ना है कि गद्यांश के अनुसार कुपोषण का मुख्य कारण क्या है। आप समझ गए, इसका मतलब पैसेज में कुपोषण की कोई बात हुई है। तुरंत आपको पैसेज में जाना है, क्योंकि हमको नेक्स्ट थोड़ी ना करना है, पहले हमको इसको सेलेक्ट करना है। और एक चीज़ और, ऑप्शंस टिक करते समय बदलाव जरूर आएगा। यहाँ पर ही आपको 1 2 3 4 ऐसा नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको ऐसे गोला बन जाएगा, 4 ऐसे गोले रहेंगे। 4 गोलों के सामने यहाँ पर 4 लिख देगा, 2 लिख देगा, 1 लिख, एक मिनट अच्छे से मैं बता देती हूँ, ऐसे 1 2 3 4 ऐसा गोला रहेगा नीचे। ऐसे ऑप्शन नहीं आ रहे हैं अब। फिर यहाँ पे आपको 4 मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरा पहला वाला सही है, तो मैं यहाँ पर आके पहला वाला सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर दूंगी, तो मेरा 0 नंबर मिलेगा। क्यों? क्योंकि पहला सही है, तो हमको यहाँ पे तो चौथा लिखा है ना, एग्जामिनर ने ये चालाकी की है, तो आपको पहला पकड़ना है। पहला देखो यहाँ लिखा है ना, तो आपको इस पर सेलेक्ट करना है। ये चेंज है, ये मैंने आपको बता दिया। अब मेन काम चलो ये करते हैं, कुपोषण का मुख्य कारण क्या है गद्यांश के अनुसार। तो हम पैसेज को पढ़ेंगे, 1 टाइम ही पैसेज को पढ़ना है। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है पैसेज में कि सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी दुनिया भर में कुपोषण का एक महत्वपूर्ण घटक है। आप समझ गए होंगे कि ये ऑनलाइन वाला ही पेपर है ये आपका, कि सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी क्या हो रही है, दुनिया भर में कुपोषण का एक महत्वपूर्ण घटक है। अब गद्यांश के अनुसार क्वेश्चन पूछा था, तो सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी होगी। देखा आपने, आंसर मिल गया। तो गद्यांश के अनुसार कुपोषण का मुख्य कारण क्या है, तो वो है सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी। हमारा आंसर सेलेक्ट सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका राइट आंसर। अब आप दूसरे, जैसे ही आप नेक्स्ट करोगे तो आप दूसरे वाले पेज पे पहुंच जाओगे। फिर से वहां पर आपको ऐसे ही पैसेज मिलेगा, ठीक है, और उसके नीचे आपका क्वेश्चन रहेगा। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम पहले क्वेश्चन ही पढ़ेंगे। ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन लिखा है कि कुपोषण की समस्या किन देशों में अधिक है। तो देश की बात पूछ रहा है, तो तुरंत जाएंगे पैसेज पे। जहाँ तक पढ़ लिया वहाँ उसको दोबारा नहीं पढ़ेंगे। यहाँ तक पढ़ लिया था, अब यहाँ से पढ़ेंगे। यह स्थिति भारत जैसे विकासशील देशों में अधिक है। हमारे शरीर में आमतौर पर जिन सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी होती है, उनमें आयोडीन, आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन ए तथा जिंक प्रमुख है। यहीं रुक जाना, क्योंकि पूछा था ना कौन से देशों में है, तो भारत के जैसे जो विकासशील देश हैं वहाँ पर अधिक है कुपोषण की समस्या। तो यहाँ पर आंसर मिल गया, भारत जैसे विकासशील देश। अब चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो, कुपोषण की समस्या किन देशों में अधिक है, तो भारत जैसे विकासशील देश में था ना, तो विश्व के प्रत्येक देश में, विश्व के विकसित देश में, या फिर विश्व में सिर्फ भारत में, या फिर विश्व के विकासशील देशों में। तो आपने लिखा था ना कि भारत जैसे विकासशील देशों में। कहीं पर भी आपको देखो ना, तो यहाँ पर विकासशील लिखा है, ना यहाँ पर लिखा है, ना यहाँ लिखा है, क्योंकि पैसेज में तो हम नकल करते हैं, अपना दिमाग नहीं लगाते हैं। तो ये रहा विश्व के विकासशील देशों में, इसका मतलब हुआ कि भारत के जैसे और भी तो विकासशील देश हैं। तो हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। हम इतने पे सेलेक्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। अब आपको फिर से दूसरा पैसेज मिलेगा, ऐसे ही आप नेक्स्ट करोगे, नेक्स्ट करना पड़ेगा ना। तो देखो ये रहा हमारा दूसरा आंसर मिल गया, भारत जैसे विकासशील देशों में। अब तीसरे क्वेश्चन के लिए क्या करना है, दोबारा से आपको पहले क्वेश्चंस को पढ़ना है। तो यहाँ पर तो मुझे थोड़ा समय लग रहा है, क्योंकि सारे मेरे क्वेश्चन नीचे हैं, आपको तो एक एक क्वेश्चन मिलेगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम तीसरे क्वेश्चन पे आ गए। फसलों में आयोडीन की कमी का प्रमुख कारण क्या है। अब फसलों की बात हो रही है कि फसल में आयोडीन की कमी क्यों होती है, तो क्या करेंगे, पैसेज को पढ़ेंगे।
अब पैसेज जहाँ तक पढ़ा है वहीं उसके आगे का पढ़ना स्टार्ट कर देना। हमारे शरीर में आमतौर पर, बार बार ऊपर की लाइन मत पढ़ना, टाइम वेस्ट होता है। हमारे शरीर में आमतौर पर जिन सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी होती है उनमें आयोडीन, आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन ए तथा जिंक प्रमुख है। बर्फबारी, बाढ़, नदियों का मार्ग बदलना, वनों की कटाई जैसी स्थितियां लगातार मिट्टी की ऊपरी परत पर मौजूद आयोडीन को बहा देती हैं, जिससे ऐसी मिट्टी में उगाई जाने वाली फसलों में आयोडीन की मात्रा कम हो जाती है। आयोडीन की मात्रा का रीज़न आपको मिल गया होगा, पूछा था क्वेश्चन में, तो ये रहा। जो भी बर्फबारी होती है, बाढ़ होती है, इनकी वजह से क्या होता है, मिट्टी की जो ऊपरी परत पर मौजूद आयोडीन होता है ना, उसको बहा देता है। तो चलो अपना आंसर को सेलेक्ट करते हैं। तो फसलों में आयोडीन की कमी का प्रमुख कारण क्या है? खेत की ऊपरी मिट्टी का बह जाना, खेत की अंदरूनी मिट्टी का बह जाना, जमा हो जाना, या फिर फसलों पर आयोडीन का छिड़काव न करना, पेड़ पौधों द्वारा आयोडीन का अधिक उपयोग करना। आपने देखा ना, वो मिट्टी बह जाना ऊपरी, तो फसलों में आयोडीन की कमी का प्रमुख कारण क्या है? खेत की जो ऊपर की मिट्टी होती है वो बह जाती है। ये मैंने अपने मन से नहीं बताया, ये पैसेज में लिखा हुआ है। तो हो गया ऑप्शन नंबर 1, ऊपरी मिट्टी बह जाती है जिसकी वजह से आयोडीन की कमी होती है। एक बार और कंफर्मेशन के लिए दिखा रही हूँ, अदरवाइज मैं तो बहुत कम समय में इसको कर लेती हूँ, बट आपको पता होना चाहिए। देखो, बर्फबारी, बाढ़, नदियों का मार्ग बदलना, वनों की कटाई जैसी स्थितियां लगातार मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है ना, उस पर मौजूद आयोडीन को बहा देती है। आप समझ गए होंगे। जैसे आप अगले नेक्स्ट करोगे, आपको फिर से पैसेज मिलेगा, नीचे एक क्वेश्चन मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ये होता है समझदारी का काम कि आपको अपना समय बच जाएगा। तुरंत आएंगे, बहुत लोग क्या करेंगे ना, एक बार में पूरा पैसेज निपटा देंगे, समझ नहीं आएगा, फिर दोबारा से पढ़ेंगे, ये होता है समय वेस्ट। अब देखो, ये हो गया था ना, हाँ ये हो गया था हमारा, देखो पहला इसमें सही है। अब अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। अब इसमें पूछ रहा है ना, कौन सा कथन सही नहीं है, गलत वाला बताना है। तो क्या करो ना, पहले चारों ऑप्शन को पढ़ लो, इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा पैसेज पढ़ने से ही। देखो सही क्या नहीं है। एक तो लिखा है कि आयोडीन की कमी से सामाजिक समस्याएं भी होती हैं, वनों की कटाई जैसी स्थिति आयोडीन को बहा देती है, नदियों के मार्ग बदलने से आयोडीन की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और पोषक तत्वों की कमी केवल मनुष्यों में ही पाई जाती है। ये चारों। अब ये तीसरा क्वेश्चन है ना, नदियों के मार्ग बदलने से, वहां पर ये लिखा था ना कि आयोडीन की मात्रा, मान लो नदी अपना मार्ग बदलेगी, अगर आयोडीन सपोज दैट 40% यहाँ पर आएगा तो 40% है, ठीक है, तो उसकी मार्ग बदलने से आयोडीन की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भले से ये है कि फसल में उसके लिए दिक्कत आए, बट आयोडीन की मात्रा आप किधर से भी, किसी भी रास्ते से नदी जाए, आयोडीन जितना बहना चाहिए उतना ही बहेगा, ये इसका मतलब है। तो थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है। अब मैंने 4 पढ़ लिए, अब मुझे इसमें सही नहीं, मुझे नहीं पता कि इसमें क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बाकी के जो रेस्ट ऑफ पैसेज है वो पढ़ने पड़ेंगे। तो जहाँ तक पढ़ा था वहीं तक, उसके बाद से नीचे पूरा स्टार्ट हो जाएंगे भागवत की तरह। देखो यहाँ तक पढ़ लिया है ना कि बर्फबारी, बाढ़, नदियों का मार्ग बदलना, यहाँ से बर्फबारी, बाढ़, नदियों का मार्ग बदलना, वनों की कटाई जैसी स्थितियाँ लगातार मिट्टी की ऊपरी परत पर मौजूद, जो मिट्टी की जो ऊपरी परत है ना, उस पर मौजूद आयोडीन को बहा देती है, जिससे ऐसी मिट्टी में उगाई जाने वाली फसलों में भी आयोडीन की मात्रा कम हो जाती है। परिणाम स्वरूप मवेशियों और मनुष्यों के आहार में भी आयोडीन की कमी हो जाती है। वहां पर लिखा था कि केवल मनुष्यों में आयोडीन की कमी होती है। आप देख रहे हो यहाँ पर लिखा है कि मवेशियों और मनुष्यों के आहार में भी, मवेशी मतलब जानवर और मनुष्य हम लोग हैं, तो आयोडीन की कमी हो जाती है। पहले माना जाता था कि आयोडीन की कमी से केवल घेंगा और बौनापन होता है। आपको पता है ना, आपने एडवर्टाइज देखा होगा कि आयोडीन की कमी से केवल घेंगा और बौनापन ही होता है। लेकिन अब इसको क्या माना जाता है कि इसकी कमी से भ्रूण से लेकर शैशवावस्था और फिर वयस्क होने पर गंभीर स्वास्थ्य और सामाजिक समस्याएं होती हैं। सामाजिक समस्याएं भी होती हैं इसकी वजह से। इनमें से अधिकतर स्थितियां अदृश्य और अपरिवर्तनीय हैं, पर इन्हें रोका जा सकता है। अब आप समझ गए होंगे कि क्या चीज़ें हमारा उसमें गलत है। चलो, यही था ना। सबसे पहले देखो, सामाजिक समस्याएं होती हैं, अभी मैंने आपको बताया, अभी मैं अंडरलाइन करके भी दिखाऊंगी। आयोडीन की कमी से सामाजिक समस्याएं भी होती हैं। वनों की कटाई जैसी स्थिति आयोडीन को बहा देती है, क्योंकि मिट्टी की ऊपरी परत होती है ना, उस पर वो बहा देता है। तीसरा, नदियों के मार्ग बदलने से आयोडीन की मात्रा पर, देखो आयोडीन की मात्रा पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे नदी किधर से भी जाए। हाँ, अगर यहाँ पर ये लिखा होता है कि नदियों के मार्ग बदलने से जो मिट्टी है उस पर वो उसको बहा देता है, तब ये हमारा गलत हो जाता। बट ये चीज़ सही लिखा है ना, क्योंकि पैसेज में आपने कहीं पर भी ये नहीं देखा होगा कि मार्ग बदलने से आयोडीन की मात्रा पर कोई प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर ये चीज़ सही हो जाएगी कि नदियों के मार्ग बदलने से आयोडीन की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब चौथा देखो, लिखा है कि पोषक तत्वों की कमी केवल मनुष्यों में ही पाई जाती है। ये गलत हो गया ना, क्यों? क्योंकि पोषक तत्वों की कमी मनुष्यों के साथ साथ मवेशियों में ही पाई जाती है। चलो अब मैं इसका कन्फर्मेशन दिखाती हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, ठीक है।
तो चलो मैं दिखा देती हूँ ताकि आपको भरोसा हो कि सब कुछ पैसे से ही नकल करने पे होगा। सबसे पहले देखो यहाँ पर आपने देख लिया होगा कि जो भी ये बर्फबारी होती है मौजूद आयोडीन को बहा देती हैं फसलों में, आयोडीन की मात्रा इससे कम हो जाता है। क्वेश्चन क्या बना था कि बस मनुष्यों में ही आयोडीन की कमी होती है, ये हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि केवल मनुष्यों में नहीं, मवेशियों और मनुष्यों दोनों में होता है। ठीक है। दूसरा है कि क्या सामाजिक समस्याएं होती हैं इसकी वजह से? ऑफ कोर्स होती हैं। आपने देखा सब कुछ पैसेज में ही है। नदियों का मार्ग बदलना, यहाँ पर कहीं पर भी आपको मात्रा नहीं लिखा है। देखो बस ये लिखा है ना कि नदियों का मार्ग बदलना इससे मिट्टी के ऊपरी परत पर मौजूद आयोडीन को बहा देती है, बट क्या ये लिखा है कि नदियों के मार्ग बदलने से मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? ये क्योंकि ये चीज़ सही है ना, नदी किधर से भी जाए यार वो मात्रा तो उतना ही रहेगा। हाँ, बस उसकी वजह से क्या होता है कि मिट्टी के ऊपरी परत पर ये चीज़ अगर लिखा होता तब हमारी वो लाइन गलत हो जाती। आप समझ गए होंगे। ठीक है। तो इस वजह से हमारा ये पोषक तत्व की कमी केवल मनुष्यों में नहीं, मवेशियों में ही होती है। और यहाँ पर केवल लिखा है इसलिए हमारा नहीं पूछा था, तो नहीं वाला हमारा सही हो जाएगा। अब जैसे आप नेक्स्ट करोगे ना, आपको फिर से एक ऐसा ही पैसेज मिलेगा। पैसेज खुल गया, आपको पढ़ना नहीं। आपने क्यों? क्योंकि आपने पूरा तो पढ़ ही लिया है, तो आपको तुरंत जाना है क्वेश्चन पे, क्योंकि इसमें ग्रामर वाला भी आता है। पता चला आप पढ़ते जा रहे हो और ग्रामर वाला आ गया, आपका समय वेस्ट। तो ये हमारा हो गया था यहाँ तक। अब ग्रामर के क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो जैसे कुछ लोग बोल रहे थे कि इस बार संधि विच्छेद नया पूछा है, बिल्कुल भी नहीं। ये 5 जनवरी का ही पेपर है। देखो पूछा हुआ है, इसलिए मैं बोलती हूँ प्रीवियस ईयर कर लो, 100% पास हो जाओगे। अब देखो संधि विच्छेद पूछा है, इसकी ट्रिक मैं बताती हूँ। सहसावस्था का संधि विच्छेद क्या है? सबसे पहले शब्दों को तोड़ लो और शब्द को ऐसे तोड़ो कि उसका एक सार्थक मीनिंग लिख ले। सार्थक मीनिंग मतलब मीनिंगफुल होना चाहिए, ऐसा नहीं उटपटांग सा तोड़ दिया है उसका कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है। तो इस वर्ड को तोड़ो। अब इसमें ट्रिक बताती हूँ ऑप्शन से के साथ एलिमिनेट करने का। सबसे पहले देखो कि लास्ट के सब में अवस्था 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 सेम है, इसका मतलब आगे वाले में झोल है। तो आगे वाले को कैसे सॉल्व करना है वो देखो। आप देखो क्या सिसुआ जैसा कुछ वर्ड होता है जिसका कोई मीनिंग निकले? मैंने क्या बोला था? तोड़ने पे सही अर्थ निकलना चाहिए। सिसुआ जैसा कुछ होता नहीं है। शिशु अवस्था, ये कौन सी अवस्था है? शिशु अवस्था। सैसवा भी नहीं होता है। आप अगर साइकोलॉजी तो पढ़ते ही होंगे, उसमें सैशवा, ये देखो यहाँ पर सैशव लिखा है, प्लस जैसे ही इसके साथ अ मिलता है ना, तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई है, अ प्लस अ मिलकर क्या बनाता है? आ बनाता है। तो आप देखिए ना यहाँ पर लास्ट वाला यही ट्रिक है। इसको मैं ब्लैक से करती हूँ सो दैट आपको समझ में आए। ये देखो अ और अ मिलकर आ बनाया ना, तो यहाँ पर भी अ है, व में अ छुपा हुआ है ना, अ और अ मिलकर क्या बना देगा? आ बना देगा। इसका मतलब यहाँ पर एक बड़ी खड़ी लाइन आ जाएगी वाह वाली। इसको कैसे करना है वो देखो, अ प्लस अ वाला ध्यान रखना, ठीक है, तभी यहाँ पर वाह हुआ है। अब यहाँ पर आप लास्ट में देखिए कि यहाँ पर तो वाह है और यहाँ पर अ है, तो ये तो गलत हो गया ना, क्योंकि आ प्लस ये ऐसा आ गया है। यहाँ पर देखो ऊ और अ आ गया है, यहाँ पर देखो अ प्लस अ है, यहाँ पर भी आ है। इसका मतलब अ प्लस अ मिलकर आ बनाता है, तभी तो यहाँ पर वाह हुआ है। तो ये भी चीज़ आप ध्यान रखना। शब्दों को तोड़ने पे एक तो सही मतलब निकलना चाहिए, उटपटांग सा वर्ड नहीं होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 3, सैसव धन अवस्था। ठीक है। और ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था? 125। तो इसका हो जाएगा तीसरा। क्यों? क्योंकि देखो सैसवा धन अवस्था नहीं होता, ना ही शिशु धन अवस्था। सही वर्ड होना चाहिए ना, सैसव और अवस्था मिलकर बना देता है सैसवावस्था। क्योंकि अ प्लस अ मिलकर क्या बनाता है? आ बनाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट हो गया। तो संधि विच्छेद बहुत ईजी है, खुद से तोड़ना और एलिमिनेट कर देना। इधर देखो सब सही है, इधर वाला ही आपको छांटना है। इसका हो गया तीसरा। अब फिर से हम अगले आप पैसेज पे जाओगे तो तुरंत आपको पैसेज को नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन को पढ़ना है। क्यों? क्योंकि 2 आपके ग्रामर वाले होंगे जिसमें आपको पैसेज की ज़रूरत ही नहीं है, खुद से करना है। अब देखो अपरिवर्तनीय का विलोम क्या होता है? अपरिवर्तनीय का क्या होता है? परिवर्तनशील, अपरिवर्तनशील, परिवर्तनीय या फिर अपरिवर्तन। बहुत ईजी है। अपरिवर्तनीय का होता है परिवर्तनीय। सेकेंड में ये आपका सॉल्व। फिर से आगे जाएंगे। अब ये लिखा है, क्वेश्चन फिर से पूछा है कि गद्यांश में किन पोषक तत्वों का उल्लेख हुआ है। अगर आपने वहाँ पर पोषक तत्व ऊपर वाला ध्यान नहीं है, क्योंकि पैसेज खुलकर आएगा ना पहले, उसके नीचे क्वेश्चन रहेगा। तो चलो देखते हैं कौन से पोषक तत्वों का उल्लेख है। मैं तो बोलूँगी जो पेज मिलता है ना आपको, उस पर पोषक तत्व एक बार लिख लेना ताकि आप एलिमिनेट कर सकें, ऐसे बहुत कन्फ्यूज़न होगा। कौन कौन से पोषक तत्व हैं देखो यहाँ पर देखिए, आयोडीन है, आयरन है, फॉलिक एसिड है, विटामिन ए है तथा जिंक है। इनके अलावा कोई भी अगर वहाँ पर आपको दिखे उसको एलिमिनेट कर देना। कौन सा है? आयोडीन है, आयरन है, फॉलिक एसिड है, विटामिन ए, जिंक। पेज मिलेगा ना, उस पर नोट कर लेना, कुछ सेकंड ही लगेंगे ताकि सही आप आंसर सेलेक्ट करें। तो चलो देखते हैं, इसके अलावा जो भी होगा वो हमारा गलत होगा। अब देखिए, आयोडीन की बात की गई थी, क्या प्रोटीन आपको मिला है? बिल्कुल भी नहीं। जिंक की बात हुई है, आयरन की बात हुई है, आयरन की बात हुई है, वसा वहाँ पर कहीं नहीं लिखा है, यहाँ पर भी वसा कहीं नहीं लिखा है। फॉलिक एसिड की बात हुई है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जिंक व आयरन। प्रोटीन
और वसा, इसकी कोई बात नहीं हुई है। ना भरोसा हो तो चलो एक बार दिखाई देती हूँ ताकि तुम लोगों को कंफर्म हो जाए कि सब कुछ पैसे से ही करना है। देखो यहाँ देखो, आयरन, आयोडीन, आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन ए तथा जिंक। ना तो यहाँ पे कहीं प्रोटीन है और ना ही यहाँ पर कहीं वसा है। ये होता है क्वेश्चन को करने का तरीका कि कुछ की पॉइंट हो उसको पेज पे लिख लो, एलिमिनेट हो जाएगा। समझ गए कि कैसे मैंने किया है इसको? कुछ चीज़ें दिमाग में छपी जाती हैं अगर प्रैक्टिस किए हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिंक व आयरन, क्योंकि ना तो यहाँ पर कहीं प्रोटीन की बात हुई है ना ही कोई वसा की बात हुई है। और ये रहा इसका लास्ट 8 क्वेश्चन। देखो मैंने समय इसलिए लिया है क्योंकि मैं आपको समझा रही हूँ, मुझे खुद करना होता है तो मैं 2 से 3 मिनट में पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेती हूँ। मैंने इतनी प्रैक्टिस की हुई है, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, बस आपको फॉलो करना है। गद्यांश के आधार पर आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? आपने लास्ट में देखा था ना, लिखा था घेंगा, अंधापन, अवसाद, अस्थमा। ये तो आप सभी को पता है, घेंगा होता है। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। किसके कारण? आयोडीन की कमी के कारण। और अंधापन, अवसाद, अस्थमा, इन तीनों की कहीं पर भी बात नहीं हुई है। एक बार और आपको दिखा देती हूँ सो दैट आपको भरोसा हो। यहां पर देखो, देखिए आयोडीन की कमी से केवल घेंगा और बौनापन ही होता है। घेंगा भी होता है, बौनापन भी होता है, लेकिन अब इसकी कमी से भ्रूण से लेकर शैशवावस्था और वयस्क होने पर गंभीर स्वास्थ्य सामाजिक समस्याएं होती हैं। ठीक है, और उसमें अस्थमा लिखा था, अंधापन लिखा था, ऐसी इसमें कोई बात नहीं की गई है। एक बार और दिखा देती हूँ, देख लो। घेंगा की बात है, अंधापन, अवसाद, अस्थमा, इसकी कोई बात नहीं की गई है। भ्रूण जैसी समस्याएं भी होती हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। तो ये था पैसेज। ध्यान रखना बस कि गोला भरते टाइम कोई गलती ना करना, नहीं तो आते हुए क्वेश्चंस गलत कर दोगे। यहाँ पर 4 2 3 1, एक बार और बता रही हूँ। यहाँ पर पहला मेरा सही है तो मैं क्या करूँगी? पहला नंबर पकड़ूंगी, सॉरी यहाँ पर 1 होगा, देखो ये रहा 1, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगी ना कि इसको। समझ गए होंगे आप? बहुत मेहनत किया है यार तुम लोग के लिए, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बनता है, और ताकि मैं अगली क्लास आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी लेकर आऊँ। ऐसे पैसेज करना मेरी गारंटी है कि पैसेज में आप 15 में से 15 कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।